Yeah, over to you, Prashant ji. नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्रीस वेबिनार के तीसरे एपिसोड में हम आपके साथ हैं एक बार फिर। और इस बार हम बात कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट एक इशू पे, जो कि मीडिया में या तमाम जगह पे कम जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत अहम है। और वो है महिलाओं पे और जो हमारे थर्ड जेंडर कम्युनिटी है उनके ऊपर क्या बीत रही है इस लॉकडाउन पीरियड में। कोविड-19 का सामना वो कैसे कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या मुसीबतों के पहाड़ आ गए हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर विद्या सिंह। प्रोफेसर विद्या सिंह डायरेक्टर एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और प्लानिंग छत्तीसगढ़ में है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ रही हैं नागपुर से। उसके बाद जेंडर इम्पैक्ट लॉकडाउन का क्या है, कैसे इस लॉकडाउन को महिलाएं या थर्ड जेंडर के लोग कैसे उसको व्यतीत कर रहे हैं उसमें समय, और क्या मुश्किलें उनको, क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियां उनके जीवन में आई हैं। उसके लिए हमारे पास स्पीकर हैं पूनम कथुरिया जी, जो डायरेक्टर है सोसाइटी फॉर विमेंस एक्शन एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव, स्वाति की डायरेक्टर है। और तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट कानूनी पहलू बचता है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने हिंदू में खबर पढ़ी थी कि लॉकडाउन के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस यानी महिलाओं के साथ हाथापाई की या हिंसा की जो खबरें हैं घरों के अंदर, वो दुगने से भी ज्यादा बढ़ गई। तो वो कानूनी पहलू क्या है, और वो पीड़ित महिलाएं क्या क्या कानूनी इस लॉकडाउन के दौरान उनके सामने क्या कानूनी विकल्प बचते हैं, क्या कोई हेल्पलाइन है, क्या कैसे वो शिकायत करें अपनी, इन सब चीजों पे तमन्ना पंकज हमारे साथ है। तमन्ना लॉयर भी हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, और इनके लंबा एक काम रहा है महिलाओं और नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में। तो इसके पहले कि हम बढ़ें अपने सेमिनार में, हमारी सहयोगी डॉक्टर अपेक्षा वासुदेव आपको ग्रीन पार्टी के बारे में एक संक्षेप में परिचय देंगी। और एक मैं जरूरी बात, सिर्फ छोटी सी बात कर दूं, हालांकि हमारा पिछला सेमिनार डेटा प्राइवेसी पर ही था और उससे मिलता जुलता इशू आया कि जूम को लेकर एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक कोई गाइडलाइन आई। वो गाइडलाइन के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप जुड़ रहे हैं तो वो बहुत उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज को देख लीजिए। वो सब की सब कमोबेश एक जैसे अधिकार आपसे मांगते हैं। डेटा का इस्तेमाल कोई भी इसमें आप कहें कि बड़ा कोई पाक साफ है इस बिजनेस में, तो कोई नहीं है। डेटा का इस्तेमाल भी करते हैं। आपको अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा खुद करनी है कि आप लॉगिन ना करें, आप गूगल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाके लॉगिन ना करें। हम लोग यूआरएल भेजते हैं, अगर आप सीधे उस यूआरएल जुड़ जाएंगे, आपको लॉगिन बगैर किए भी आप जो है इस वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। तो उसमें तो आप कोई कमिटमेंट उनको नहीं दे रहे हैं। बाकी जहां तक प्राइवेसी का सवाल है, देखिए डेटा प्राइवेसी बिल अभी पेंडिंग है, उसके सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सारी गाइडलाइंस हैं, और उसके बावजूद आप देखिए कि जो आरओ के है उस पर बहुत लंबी चर्चा हुई थी। तो उसमें भी वो ब्लूटूथ ऑन करता है आपका, वो ब्लूटूथ इस्तेमाल करता है। आपके दूसरे आसपास अगर कोई कोविड-19 का पॉजिटिव है तो वो ब्लूटूथ से उस फोन को कनेक्ट करता है, आपके शेयर करता है। बहुत सारे सिक्योरिटी और प्राइवेसी के इश्यूज डिजिटल वर्ल्ड में हैं। इसके साथ ही हमको बहुत सतर्कता से जीना होगा, क्योंकि हम आइलैंड में भी, टापू में नहीं रह सकते इस दुनिया में। खैर, तो इस पे बहुत डिटेल चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और मैं ये तो गारंटी नहीं दे सकता कि वो सेफ है, लेकिन अपनी सेफ्टी खुद करें, प्राइवेसी पॉलिसीज को पढ़ें, बिना लॉगिन किए भी ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर अपेक्षा, आप बताइए पार्टी के बारे में। थैंक यू प्रशांत सर।
I am Dr. Apeksha Vasudev. I am convener of COVID-19 task force. Here you could see on the screen, I would be giving a brief introduction about our party. The IGP was initiated in New Delhi on 2nd of July 2017 with the participation of 44 people from 17 states. The party was officially founded on 18th November 2018 at New Delhi with the adoption of its constitution and formation of national executive. It is registered by the Election Commission of India as a political organization on 18 July 2019. Our party is the first pan-India Green Party having members in more than 25 states. The IGP is a full member of Asia Pacific Greens Federation and the Global Greens. The IGP subscribes to the 6 core principles of Global Greens. They are ecological wisdom, sustainability, participatory democracy, non-violence, and respect for diversity. Here you could see few of the policies which our party follows. Mr. Suresh Nautiyal, an activist, journalist, and environmentalist, is the national president of the Greens Party. We have constituted this COVID-19 task force as a part of initiative of IGP, wherein we conduct weekly webinars. Few of the webinars conducted so far are food security of India, opportunities and challenges of water, masterclass we have conducted on urban lake governance and sustainability, clinical and preventive aspects of COVID-19, data privacy and civil rights in COVID-19 times. Today's event is about gender issues during COVID-19 times. And as Prashant sir has already introduced the speakers, you could see on the screen. You can avail all these webinars on our YouTube channel, the link of which is provided on the screen. Thank you so much. I would like Prashant ji to take over now. Thank you very much. Thank you. And now we should, go to our panelists. So first would be, I invite Dr. Vidya Singh, Professor Vidya Singh from MIT Raipur. And before she begins, I just give you just a piece of information that over 70% of our workforce in healthcare sector is women. Whenever you think of a hospital, an image of nurse will come. And if you see the leadership in healthcare sector, you will hardly find a woman there. Not even 25% of women are there in leadership positions in healthcare sector. Prime Minister has formed under 11 task forces, but none of these task forces have the fair representation of women, which is 50% of the population. So over to you, Vidyaji, for all such issues and perspective on these things. Thank you. Yes. Good evening, everyone. Warm greetings to everyone. And my profound gratitude towards the organizers for giving me an opportunity to express my views on a very, very important issue, which is gender related. Past many years, I am trying to study this, trying to, maybe make some deliberations on this issue, because there is a lot of disparity in my profession, particularly in architecture, where the girl students coming to architecture, the percentage is almost 60% or more than that. But women coming to architecture, the percentage probably is 14 to 15%. So this is very, very something very close to my heart. So thank you very much for giving me this opportunity. And work-related issues like what you have given me the topic that I have to speak about the working women's issue. So before that, I would really like to tell you one thing, that exactly 1 month back, my university decided that we all should work from home. And I was very happy because I thought now I will get some time to do some little things that I couldn't do in normal pace of life.
But trust me, 1 month has gone and I haven't had got an opportunity to do whatever I wanted to do, because my work keeps me busy. And no wonder why all the people are referring the working women who are working from home as superwoman, because they are doing two things. One, they are working from home, and second, they are working for home. Now, these two responsibilities are very, very important, and she has to perform both the responsibilities with equal ease and always a smile on the face. But women, I think they're gifted with this natural talent and skill of multitasking, which she is doing. But I would like to really focus on the challenges that a woman face. First, let's talk about the work from home. Now, the foremost thing is that our houses are not designed for a woman to take her job from home. There is no designated space. She either has to use the dining table or she will use the study table. And eventually what happens that she has the targets given by the office. She has the responsibilities, the deadlines, which normally deadlines are normally the end of day. We call it as EOD. And it's very difficult for her to focus and concentrate on her job. Because before she starts, loggings may be at around 8:40 or 9 o'clock or 9:30. She tries to complete her part of the household work, at least 2 meals for the breakfast and the lunch for the family. And during the day, as and when she gets time, she tries to complete the rest of the things. So what happens during the daytime that she is working, she is also working for the house. And if there are meetings in between, then again, there is a very odd situation because she doesn't have any place. So there are a lot many noises going on. Sometimes the family members are moving around. So it's a very embarrassing situation for her. But she is helpless, but she continues. And when it comes to work for home, morning before logging in, she is completing her tasks. During the day, she's also tries to complete her job of maybe the cleaning and other core household things. Also the caring for the children maybe, or some things for husband, or if there are in-laws at home, she is also expected to take care of them. And before she sleeps, she always sees to it that her kitchen is neat and clean, because next day morning, again, she has to start her work. So this entire thing, like it's like a juggling. And there is hardly any assistance from the husband. Because I think the traditional Indian social conditioning is such that roles of a man and a woman are defined. So it is expected for a man to take care of the outside work, and for the lady, she should look after the house. No matter even if the husband is progressive or belongs to the intellectual clad, when it comes to household work, he always has a sexist attitude, because he will not assist his wife or mother or sister. I will just like to quote one example. Female is always expected to do a lot of things, as I say. So buying the grocery or the vegetables and etc., things like that is also her responsibility. So a woman who is has the access to internet maybe, or can have the access to online booking or ordering things. So she will have to write down the list. She will WhatsApp that list. She will make the payment. She will procure the things. She will get the things, and again, she will arrange the things at home also. On the other hand, the lady who is not educated, but maybe a maid who comes for the domestic assistance, equally it is her responsibility to get outside, to go to the market, try to get the grocery. She has to probably stand in a queue for hours together.
and then she gets the grocery or the vegetables of the house. So whether you are educated or non-educated, the problem for the working women remains the same. And all this probably because we have a very fixed defined roles. There is a mental setup, and it's very difficult to change that frame of mind maybe. There is a very interesting research study for this unpaid job, and it states that Indian woman spends almost 5.51 hours for this unpaid job, whereas her counterpart in Sweden spends 3.26 hours. And interestingly, Indian men devotes 52 minutes of time for this unpaid job, and the Danish men spends 186 minutes for this unpaid job. Now this speaks itself. I don't have to explain in detail for this, but definitely I would like to give go to little background of our family system maybe. So there was a time when we enjoyed a joint family where a number of persons lived together. Maybe the houses were not that big, but everyone has their own space. Everyone used to be sharing the spaces. There was a dialogue, there was a communication, and everyone lived very, very happily. Now this joint family was broken down to nuclear family. And this is the time when Indian women actually started going out for work, because the lifestyle changed. There was the demand for maybe the living style that everyone started adopting. Society in general started becoming more materialistic. So there was a change and Indian women started working, but again, the mentality remained the same. So this is the time, or this is the generation who gave remote control in the hands of their children. So their children were exposed to the TV, the Tom and Jerry kind of cartoons. But eventually what happened, this joint family, this nuclear family has now become the virtual family. Virtual because there are 2-3 members only in the family. It's 5 or 6 rooms of apartment. Each one has their own room or space, and everyone is involved in their mobile or different gadgets. There is no dialogue, there is no communication. Unfortunately, even having a separate room, there is a lot of dissatisfaction, there is a lot of aggression, there is depression, and there is emotional breakdown also. And in all the eventualities, it is always a woman who is there for everyone all the time. And then all this cases of abuse maybe or exploitation maybe happens, and domestic violence that happens with a woman. Since the COVID-19, when the lockdown was declared, everyone is at home. Previously, what used to happen is that each of the family member, maybe 2 or 3, had their own spaces for their de-stressing maybe. If I talk about the Generation Z, they have their own friend circle, they just freak out. The men, they have their own friend circle, maybe they go to clubs and all. Females, they have their kitty parties, etc. But now, after locking down, everyone is at home and there is no outlet. And since there is no communication, there is no understanding, there is no strong bonding between the members. That is why I think there is this rise in the violence in the family. So what I personally feel is that this poor lady who's juggling between the work from home and work for home has to suffer on that part also, because probably she is not able to handle the emotional need of the husband maybe, or son or daughter maybe. They are struggling themselves. Everyone is struggling. I think this is a blessings in disguise where all of us need to think, sit down together,
open up a dialogue, try to find out what has gone wrong and how can we try to revive everything. Trust me, this is just the beginning of the bad phase. Probably hard times are ahead. We all will have to face that brunt in maybe 10 years of time or 20 years of time. I always keep on telling this to my students at the university level, that what will happen after 50 years. I don't see any kind of discipline with them. I don't see any kind of ethics and values with them, but they are not to be blamed. We are to be blamed. We have changed the society. So again, it is we who can bring in that change. So what has happened eventually is that from that we, it has come down to I. Now, I think it is our responsibility to convert that I to us and us to we, which means eventually from family to society and from society to country. Now, this is where we need to come together because, again, as I said, hard times are going to be there. We have to fight again together, and to have that togetherness and the bonding, we need to come together. So there are many issues with the working women. I think everyone knows about it. I did not go in details. But from my side, I would like to give 4 hours to the participants, and you can share this with everyone. The first R is reconnect. The second is reinvent. Third is revive. And fourth is responsive. I think these 4 R's are very, very important because through this only we can achieve what we want to. Because if we don't reconnect now, we will hardly have any time afterwards, because post lockdown, everyone is going to be busy to, manage their own lives, because there has been so much ruffle and shuffle there that it will take some time for everyone to settle down in life. So we need to reconnect with everyone. We need to revive the damage that we have done to the nature maybe, or to the society maybe, or to us also. And we also need to reinvent ourselves. Where do I stand? Where is my life? Am I living my own life? Am I me? That is very important, that we should again need to understand. And we also need to be very, very responsive, because that approach has to be there, that thoughtful efforts has to be there, and we need to be sympathetic towards each other. May it be maid servant, may it be someone who is in academics, or someone in high profile job, or anyone else there in the society. So I think this is what I wanted to give from my side, and thank you so much for giving me this opportunity to express my views. Thank you. Vidya ji, very well said, and we'll please be here. We will have questions, lots of questions with you. Okay. And very rightly, Professor Vidya has pointed out that, for working women, it's work from home, more work from home rather than work from home. And one very important thing that Professor Vidya has pointed out, and which we also see, that, the place I'm talking to you is my study room. So this small luxury of having a space in the house, even in most of the middle class families, women do not have. She was just telling us that, women has to work either from sofa or from dining table while working together, and that is, work from home cannot happen. Yes, true. And now I invite Poonam Kathuria ji, और पूनम कथुरिया जी का लंबा एक काम रहा है स्वाति के डायरेक्टर के तौर पे विमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज को लेकर, और खासकर इस लॉकडाउन में पूनम जी हम लोगों को बताएं कि विमेन के, और खासकर एक और जो तबका जिस पे हम लोगों का ध्यान कम जाता है, वो है
हमारा जो LGBT कम्युनिटी है, थर्ड जेंडर है, क्वीर है, इनके ऊपर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि इनको जॉब्स कोई नहीं देता है, इनको ये इनके जो कमाने के साधन है वो बहुत यूनिफॉर्म नहीं है, और वो बहुत से लोग तो भीख भी मांगते हैं मेट्रो ट्रेन, बॉम्बे की लोकल ट्रेन पे, या दिल्ली में अगर ट्रैफिक लाइट में आप लोगों ने देखा होगा, उनके पास, और उनको 365 दिन स्टिग्मा उनके ऊपर है। उस कम्युनिटी के ऊपर भी उनका बोलने वाला भी कोई नहीं है। तो पूनम जी अपना प्रेजेंटेशन दें हम लोगों को, फिर हम लोग आगे। नमस्कार, मैं सिर्फ आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल। तो थैंक यू इंडिया ग्रीन्स पार्टी for giving me this opportunity to speak on the issue being faced by this usually neglected 50% and plus of our population. तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि भाषा हिंदी रहे या अंग्रेजी? हाँ, इस देयर के जिसमें भी आप हिंदी में बोलना चाहे हिंदी में, कुछ लोग शायद बाहर से हैं, some people are from outside. Then I'm happy with Hindi. English also please. नहीं ठीक है, I'm happy with English. Yeah. Okay, and abhi I have a PowerPoint because I thought कि मैं कुछ I would be raising some issues which are very specific and which have very specific implications and demands. So I am going to share screen now and also put up a PowerPoint presentation for you to see. One second, give me a minute. Yeah. So I've called it from a gender lens, and I have very deliberately, if you can see, I have sort of made the title a little crooked, and that is what has been the impact of the COVID-19 policies on the women and girls, and that's a very deliberate thing. It's not a mistake. So friends, I'm Poonam Kathuria, and our organization is Society for Women's Action and Training Initiatives. We mainly work with rural, tribal, and marginalized populations and prevention of violence against women, and women's access to rights and entitlements is the primary focus of our work. So the current situation, which has been created by COVID-19, has a very disproportionate and highly high impact on women, putting them in a weaker position and hence requiring special attention and specific interventions which are targeted to their needs. And I'm so glad that India Greens Party has sort of organized this event. So while all women are vulnerable, and I think my colleague Vidya ji just said that women from all classes are vulnerable. Single women, the agricultural laborers, salt pan workers, women from the marginalized castes and class, could be Dalits, could be tribal women, could be any other community, it could be unorganized sector women, have become far more vulnerable vis-a-vis their health, food security, nutrition security. They face increased domestic violence, indebtedness, and their overall sustenance in the long run. So we have implications not just for today, but also for the long period. In the absence of targeted relief, focused relief in this situation, the position of women is likely to drop even further and mitigate whatever gains we have made as the women's movement or as a country in the progress of women or improving their status over the last perhaps 30 to 40 years. So given this existing gender dynamics, there is a need to pay attention to the heightened vulnerability of women, and that is what specifically I'm going to be focusing on. I'm going to skip this slide. So women and girls, I need to change this view a little. I'm sorry, I need to go back. So women and girls have differential needs, and we need to recognize these in our emergency and short long-term support to the combating of COVID-19. The threat of the pandemic and compulsions have forced governments to announce extreme measures. However, the one thing missing from this entire perspective of fighting this pandemic is a women's needs perspective. Rarely have I heard the term women coming in, especially except in the case of, like Prashantji, you said just now about health workers. But in general, we haven't really heard the term women being mentioned, be it in news, be it in government policies and measures. So applying a gender lens to the situation will ensure that the position of women on the other side of this crisis is not jeopardized. So they may not be
is not jeopardized, and we look at the current issue in a holistic, well-rounded manner. The government, we ask the government, I hope somebody is watching or this would carry forward, and we have been sending petitions to the government, that the government should put in place measures and support systems so that the suffering and the disproportionate risk faced by women are marginalized. So one of the first things that comes to our mind is the reproductive and health needs of women. Government is very focused and aware of women as mothers, women have children, so all of that. But we also need to remember that women need contraceptive, women have sexual health needs, and they need antenatal and postnatal and menstrual health supplies. So I hardly, again, except for some women's groups saying, oh, we need to give sanitary pads, I've hardly ever come up in relief operations, women who are migrating, walking hundreds of kilometers. If anybody has ever even talked about where do they get water, where do they go for toilets, or what do they do for sanitary napkins or even cloth. So all of those are issues for us. But other than that, it is also imperative that infection control measures must be taken to protect women in antenatal, neonatal, and maternal health settings. It is important to ensure that all pregnant women with a suspected, probable, or confirmed COVID-19 infection continue to have access to the full range, because we have heard of there being a backlash of their people not even allowing people to stay at home, trying to throw them out, there being violence on them. And we all know that whenever there is stigma associated with a disease or with an illness, women definitely take the brunt of it. So we have to take care of this. Pregnant women with respiratory illness must be treated with utmost priority due to increased risk of adverse outcomes. We have in some of our rural areas a situation where iron folic acid is over and women are anemic. So this could even impact long-term pregnancy outcomes. So Anna Suraksha Abhiyan, that's a network of working on food security at the national level, and I second their demand. They have said that make provisions of 90 days of wages to all pregnant women from third trimester onwards, and to all lactating women with infants who are aged less than 6 months. So we need to look at different categories. So the category is not just that employed person, that migrant labor, but you also have this other category. DV, I think domestic violence, I think my colleague Tamanna is here and she would be, I think, talking about it, but I still think I should just touch it. I think Prashant ji just mentioned the TV cases has doubled. There is a petition today which has been made in the High Court in Delhi, where they have said that 92,000 calls have been recorded on helplines for child abuse and for domestic violence. So again, and evidence from, like we have data from France, from Britain, where in France, for example, 32% increase in domestic violence has been reported in a very systematic way. So we are again saying, what do we do? A policy circular, we have to declare survivor support services as part of the essential services, the essential package that the government is rolling out. I just got a call 3 days ago and I did a webinar for Ajivika Bureau, a huge migrant worker organization. And they said they are seeing symptoms of physical and sexual violence on women in the field. And one of their health services, a woman actually came with a broken head and things like that. So we want the police to be issued guidelines, because the police thinks women are creating problem, coming with unnecessary issues to trouble, in such times. So to register all cases. We want guidelines for shelter homes, because shelter homes are again trying to reduce numbers, trying to reduce congestion. So we need to figure out a way out. You just can't start sending women back as in this is zabardasti, as in, we actually have seen a circular which said, insist but don't coerce. Now that's a very dangerous ground. Insist and not coerce to a shelter home policy measure from the government. The third part being courts. Women need emergency orders. I know of a woman whose child has been taken away. The child is 1.5 years old, and the court, she's not able to get that child back right now. Women may need protection orders. Women may need, so to that extent, under PWDVA, we want protection orders to remain operational. So things like this under domestic violence. And that is the kind of thing that women are facing and we are seeing. We work with survivors and we handle about 700 to 900 cases a year.
So again, coming back to this continued participation, my colleague Vidyaji definitely focused on urban middle and upper class women, and I completely see what you're saying, and I see your point. But there's another group of women who are in the unorganized sector who have. So our whole thing is becoming that it's becoming a full-blown economic recession in which women will be further pushed out of the labor force and in an already declining labor force. We have data from India, as I think it's 2017, it's ILO data where women are only 23% in the labor force. So their participation in the labor force has gone down in the last 5 years by about 10%. But we need to also recognize that so 90%, 123.6 million women are in the unorganized sector. And these women, and they are in the, what we know, so what we call there's a term called unpaid labor force, but that doesn't mean the woman is not working. Okay, so she's not unemployed, she's doing something else. So the unemployed in this country, we make a mistake when we think that the unemployed is not working. The unemployed is actually working, is perhaps working double and triple, but is just not organized enough to have some kind of a certificate, or is not in that kind of an industry. And that goes for women much more. Women contribute 67% of the unpaid labor force in this country, which is food, childcare, looking after the aged, the old, and everybody. So again, I'm saying, I make a plea that we need to listen to this, and we need to look at it and say, what do we want? And I just, while I was creating this presentation, and I thought one of the things that we really want from the government is to announce a special monetary package and services aimed at women's participation in the workforce. What is preventing women's participation in the workforce is lack of childcare. I talked to girls in the villages, and she says, I studied up to 8th standard. And I said, why? She said, I had younger siblings to look after. A huge number of women, and we have data on that. Percentage of girls, 20 to 23% girls will report that they dropped out because they had to look after younger siblings. Women drop out because they don't have childcare support, or women do all kinds of work closer to home. Who migrates, who goes away from home to get better jobs? Not women. So again, we need childcare support, we need safe mobility, safe transport. And thirdly, particularly for rural areas, what is the livelihood? Agriculture is no longer, friends, contributing in a big way to the income of the households. Only 25% income of a rural household is coming from agriculture. So we need to look at non-traditional livelihood. Now, whenever we think of non-traditional livelihood for women, we cannot go beyond thinking of silai machine, the sewing machine, and some embroidery. And at the most, now if we are very, very modern and tech savvy, we say you can learn computer. How many people are going, and where does that take you? So again, I think that's going to be a challenge. In the COVID times, I think we need to support self-help groups. We need to give them jobs. We need to give them meaningful job work. And so, another demand again from the Anna Suraksha Abhiyan is that increase the provision for number of days under Manrega, Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Program, to 100 days, from 100 days to additional number of days a year. So that's another thing. I'm going to very quickly skip over this household and care responsibility. We have sort of touched upon food supply and security. Again, women are the ones who are supposed to be responsible for nutrition, and the food is served on the table. And that is where I really feel. I wanted to say something else about women's jobs. And I said, if you do not ensure household level water supply, women will not be able to work out. Because women spend half of their day basically in rural areas, fetching water for bathing, drinking, washing for the household. And that's something none of us do. Fetching wood fire, because you don't have gas. You have gas cylinders, but you don't have the supply. There's no shop in the village. You have to go 50 kilometers away to get that gas cylinder. So women don't use it. They use it sparingly. So I'm just saying some of the things that we so much take for granted, I think a lot of people cannot even, think about it. And I think we need to think through those. So you have food supply and security. And then I'm going to skip this, not be too focused here. Persons with special needs. Yes, special needs of women with disabilities, single women and elderly. Again, women are going to be looked after it, but women who themselves are disabled and are facing, are single women or elderly will have their own problems.
we have the transgender community. It is one of the most, I'm going to focus a little more on this because I think, again, they don't find any mention in relief supply. They don't matter as a category, though we have the category now as other gender in the forms that the government fills up. So it's a community, one of the most marginalized, because they, and consequently, because they do not fit into a male or female category, they face problems from the society as well as from the government. They face problems ranging from social exclusion to discrimination, lack of education facilities, unemployment, and lack of medical facilities. Unemployment is a data which was very, very harrowing for me because 98% of them said that people do not want to hire them, even the educated ones. Most of them do not have a ration card, a government ID, or a bank account. We want the government to pass a blanket order, because the Kerala government, friends, has done it. The Kerala government passed a blanket order that under all PDS schemes, the ration should be given to a transgender person. And in case of homeless transgenders, the Kerala government has announced temporary housing. So, I mean, it's not a matter of chance that Kerala today, with 340 cases, has only 3 deaths. I'm just saying things hang together, and everything hangs together. It's not just one stray rule or one stray, thing. A good health system, a good attitude, a good value system, and social inclusion to begin with. So you have then women in the health sector. I think, Prashantji, you have mentioned 70% of them. We want PPEs for them. I think government has announced 50 lakh rupees as social security for ASHA and Anganwadi workers. So I'm sure there is some for the other professionals, but I don't know about the private sector, because the private sector is also now being given permission to take in COVID-19 patients. So we need to sort of look at that. And then, of course, the women migrants, I already made my point about that they are seriously the invisible, silent workforce who find no mention except, being trudging behind their husbands, carrying something on their head and holding the, finger of a child. So I'm not saying, so I think we need to sort of focus on this, and with this, I sort of finish what I'm saying, and I'm in solidarity with you people and with the group that I'm speaking about. Thank you. बहुत शुक्रिया पूनम जी। और पूनम जी ने जो बताया पिछले 10 मिनट में, ये पूरी तस्वीर उन्होंने दी कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं इससे प्रभावित हैं, और जब तक स्पेशली महिलाओं को या थर्ड जेंडर को भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की स्कीम्स या पैकेजेस नहीं होंगे, तो कोरोना से लड़ना भी उतना मुश्किल होगा। आप बिना 50% पॉपुलेशन को साथ में लिए, बिना इंक्लूसिव हुए, आप इस महामारी से या उसके बाद जो आर्थिक मंदी जो अभी से चालू हो गई है वो आएगी, उससे आप लड़ नहीं पाएंगे जब तक कि आप महिलाओं को और थर्ड जेंडर को भी साथ में नहीं रखते हैं। बहुत, और ये केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। मैं इस वेबिनार में आने से पहले कोशिश कर रहा था कि मैं देखूं कि वायरस का कितना कैजुअलिटी रेट है कोविड-19 में महिलाओं का या इन्फेक्शन का। तो कोई 8-10 कंट्रीज को छोड़कर यूरोप के जेंडर स्पेसिफिक डेटा भी कोई रिलीज नहीं कर रहा है, ना अमेरिका रिलीज कर रहा है, ना भारत रिलीज कर रहा है, जबकि वायरस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। तो पूरी दुनिया का ये हाल है कि हमने जो अदर देन मेल को हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है एक इक्विवेलेंट पार्टनर इन सोसाइटी। अब मैं एक बहुत तकलीफ दे और एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू पे आना चाहता हूँ, और उसके बाद हम लोग सवाल जवाब और सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तमन्ना हमारे बीच हैं। तमन्ना लॉयर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और जैसा पूनम जी ने बताया कि कितने नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, घरेलू हिंसा के। तो तमन्ना इस पूरे समस्या पर रोशनी डालेंगी। उसके बाद फिर हम लोग तीनों पैनलिस्ट से सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब करने के लिए आप इस चैट बॉक्स में सवाल अपना टाइप करें, मैं पूछ लूंगा उनसे जिसके लिए भी आपका सवाल होगा। तो तमन्ना बोलिए। प्रशांत जी, जैसा कि आपने बताया, पूनम जी ने भी हाईलाइट किया
कि एक सडन इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में इस पूरे दौरान, ये लॉकडाउन के दौरान। मैं अभी देख रही थी, एनसीडब्ल्यू ने अपना एक डाटा रिलीज किया है जिसके अकॉर्डिंग मार्च 25 से लेके अप्रैल 16 तक जो टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के उनके पास कॉल्स आए हैं वो 587 है, जो पर मंथ के अकॉर्डिंग जो बता रहे हैं वो कि वो एक डबल है। इससे पहले जो उनको कॉल्स आते थे वो माइट भी बहुत इन कंपैरिजन बहुत कम होते थे। लॉकडाउन के दौरान उनके पास कॉल में बढ़ावट हुई है। इसके कुछ रीजंस बोले जा रहे हैं कि एक सडन इंक्रीज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट में, लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन है, उनकी नौकरी चली गई है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली लोगों को घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बर्डन बहुत है। इस वजह से जो एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों का वो अपने घर में ही लोगों पे निकल रहा है। सबसे निराशा की बात ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो इशू है वो दुनिया भर में जहां जहां लॉकडाउन हुआ उन हर देश में डोमेस्टिक वायलेंस का इशू देखा गया कि बड़ा है। लेकिन भारत में दिक्कत ये हुआ कि एक आपने उसे एक असेंशियल मुद्दे के तौर पे ट्रीट नहीं किया। जैसे अगर अभी पूनम जी ने बात किया था फ्रांस का, तो फ्रांस में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस का एक सडन इंक्रीज हुआ, जिसके चलते फ्रांस गवर्नमेंट ने एक पॉपअप काउंसलिंग सेंटर्स की बात करी। उन्होंने बोला कि हम पे करेंगे होटल रूम्स के लिए जिन डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स को अगर आप उनके घर से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहें। ऐसे ही इटली में उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जो कि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के लिए था। लेकिन इंडिया में ना ही इस मुद्दे पे कोई एड्रेस हुआ है, ना कि इस मुद्दे को एक असेंशियल मुद्दे के तौर पे देखा जा रहा है। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एक लॉयर्स का एक ग्रुप है ICLU, उन्होंने एक अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसका पिक्चर मैं यहाँ पे शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये एक अच्छी पहल है जहाँ पे जो एक लॉयर्स का ग्रुप है आप उनको अप्रोच कर सकते हो उनकी हेल्पलाइन के थ्रू। फिर वो आपको कंप्लेंट आपको कैसे फाइल करना है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा एक मुद्दा ये है कि जहाँ पे औरतें पुलिस स्टेशन पहुंच भी पा रही है वहां पे पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि हाँ। तो एक इस समस्या से उनको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी ये चीज कि लॉयर्स के थ्रू वो कंप्लेन दायर करा सकती है। मैंने ICLU से पूछा था कि उनका काम करने का तरीका इसमें क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि जैसे ही हमारे पे एक डिस्ट्रेस कॉल आएगा तो हम उनको पहले सजेशन देंगे कि आप 100 नंबर पे कॉल करिए। 100 नंबर पे जैसे ही वो कॉल करेंगे तो वो कॉल 112 नंबर पे 112 नंबर पे वो कॉल ट्रांसफर होगा, जहां से आपको एक लेडी पुलिस ऑफिसर या एक प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो आपके घर पे आती है, जिसके थ्रू आप कंप्लेंट दायर करा सकते हैं। आगे आपको काउंसलिंग सेशंस मिला करेंगे जिसमें लॉयर्स जो हैं वो पहले अपना एक लीगल काउंसलिंग इन लोगों को दिया करेंगे कि वो क्या एक प्रोसीजर है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, आपको हमारे लॉज किस तरह से हेल्प करते हैं। उसके बाद वो उन्हें पुलिस स्टेशन में कैसे कार्रवाई होगी उसका पूरा चीज बताएंगे और कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि उनके घर पे विजिट करके उनको हेल्प करा जाए और उनकी कंप्लेंट ड्राफ्ट करने में उनकी मदद की जाएगी। तो इस तरीके के कुछ एक इनिशिएटिव अगर मुझे लगता है कि लॉयर्स के जो ग्रुप्स हैं वो आकर ले तो इस समस्या से हम काफी हद तक औरतों का हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखा जाऊं, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि ये जो एक डिस्ट्रेस वुमेन के पास पहुंचने का जो एक कहते हैं एक सिस्टम है, उसे आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा एक असेंशियल सर्विस के तौर पे। जैसे बहुत सारी जगहों पे हो रहा है कि NGOs के लोग हैं या जो काउंसलर्स हैं वो चाहते हैं कि वो औरतों से जाके मिलें, लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वो वहां पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि इसको एक असेंशियल सर्विस के तौर पे डील किया जाए। दूसरा ये है कि जो आपके जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो विलेज एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो आपके हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं, जैसे अभी NCW ने भी अपना एक WhatsApp नंबर इशू किया है
बिकॉज ऑफ द इतना सडन इंक्रीज हुआ है इनके कॉल्स में, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी इशू किया है। तो रूरल एरियाज में जो आपके फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं या जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या जो पंचायत हैं, उनके पास ये नंबर्स हों जिसपे औरतें उनको अप्रोच कर सके और फिर आगे उनको इस तरह से आप हेल्प कर सके। क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस जो लॉ है, हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि लॉज काफी सारे हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब है। इस लॉकडाउन में अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत अच्छी तरह काम कर सकती है कि जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस जो लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर ये सुधार पाए। क्योंकि अगर हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, बहुत सारी जगहों पे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते नहीं हैं, होते हैं तो वो पहुंचते नहीं हैं। औरतों में वो एक पुलिस ऑफिसर जो एक लेडी रह चुकी है एक अपर पोस्ट पे, उन्हें बेसिकली कभी कभी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बना देते हैं। अगर आप अभी ये कोशिश करें गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हर जगह हो, औरतें उनके लिए वो रीचेबल हो चीजें, तो हम बहुत हद तक अभी डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या से लड़ तो नहीं सकते बट कोशिश कर सकते हैं कि औरतों को थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड करें। आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना होगा कि जहां से आपको डिस्ट्रेस कॉल आता है आप सडन रेस्क्यू करें। अगर आपको लगता है कि मारपीट बहुत इस हद तक है कि आप काउंसलिंग से काम नहीं चला सकते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम द कंप्लेंट्स आपको शेल्टर होम्स, जिसकी बात डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी करी गई है, सडन एकदम इमीडिएट आपको मेडिकल हेल्प जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको बोला गया है औरत को ये कहते हैं एक हेल्प देने का, उसको आपको इमीडिएटली उसको इफेक्ट में लाना पड़ेगा। आपको शेल्टर होम्स औरतों के लिए रखने पड़ेंगे जहाँ पे औरतों को शिफ्ट करा जा सके। अगर ये नहीं तो आपको पेड होटल्स रखने पड़ेंगे जहाँ पे आप उनके लिए पे करें, और मीनवाइल उनके हस्बैंड के लिए काउंसलिंग सेशंस आपको रखना पड़ेगा, चाहे वो आप ऑनलाइन रखें चाहे वो आप फोन कॉल्स के थ्रू रखें। बट अभी इस टाइप प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के साथ एक काउंसलर साथ में अकम्पनी करे तो वो बहुत अच्छा है, जो कि एक लेडी हो। तो जैसे अभी मैं देख रही थी कि एक एग्जाम्पल था मेरे पास कि चेन्नई में चेन्नई बेस्ड एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड विक्टिम केयर। उन्होंने एक चीज करा था लॉकडाउन से पहले कि उन्होंने अपने लैंडलाइन जो नंबर था जिसमें डिस्ट्रेस कॉल आते थे उसको पूरा ट्रांसफर कर दिया था, डाइवर्ट कर दिया था अपने काउंसलर्स के पर्सनल फोन्स पे, पर्सनल मोबाइल नंबर्स पे। तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया उन्होंने कि डायरेक्ट काउंसलर्स के पास लोग फोन कर सकते हैं। तो अगर ये जो कुछ एनजीओज हैं ये काम करे, साथ में जो लॉयर्स के ग्रुप है वो एनजीओज के साथ एसोसिएटेड हो, जिससे इजी एक तो कंप्लेंट ड्राफ्ट हो पाए, लॉयर्स औरतों के साथ थाने जा पाए जहाँ पे उनको पुलिस ऑफिसर्स मना ना करे कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। तो ये कुछ वेज हैं जिससे हम डोमेस्टिक वायलेंस के इशू को कई हद तक औरतों का हेल्प कर सकते हैं। जी प्रशांत जी। नंबर अभी शेयर कर देता हूँ, वो जो नंबर हेल्पलाइन का नंबर है हाँ वो वो मैं शेयर कर लूंगा ताकि लोग नोट कर लें। और तमन्ना ने एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात उठाई है, और कि महिलाओं का जो मामला है वो डोमेस्टिक वायलेंस का, उसको एसेंशियल सर्विस माना जाए। जितने ये एनजीओ के वर्कर्स हैं या काउंसलर्स, उनके कर्फ्यू पास उनको इशू करने चाहिए, उनके पास व्हीकल होना चाहिए, उनको स्पेशल परमिशन हो। क्योंकि आमतौर पे आप देखिए कि जो सामान्य दिन होते हैं उनमें भी डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं, क्योंकि महिला को बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, किसी दोस्त का साथ देना पड़ता है, चोरी छुपे उसको घर से निकलना पड़ता है, तब जाके वो शिकायत करती है। और वो एक लंबा, उसको इतनी हिम्मत काउंसलिंग के बाद आती है, तब वो जाके वो कंप्लेंट करती है। और उसके बाद कंप्लेंट करने के बाद तो सेकंड फेज ऑफ हैरेसमेंट चालू होता है। वो तो जो लोगों ने झेला वही उसको समझ सकते हैं। तो अब मैं सवालों के लिए आपको आमंत्रित करता हूं कि जिनके भी सवाल हो वो अपने अपने सवाल जो है यहाँ पे भेजें। और इन द मीन टाइम जब तक बाकी लोगों के सवाल आते हैं, एक सवाल मैं
पूछ लेता हूँ, चाहे पूनम जी से ही, मान लीजिए पूनम जी, तमन्ना जी, जो भी बताएं कि लॉकडाउन के समय अभी, जैसे आपने तो काफी कुछ बता दिया तमन्ना, कि फर्ज कीजिए कि कोई केस है ऐसा, तो उसको अभी उसकी कोर्ट्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो और जो ऑनगोइंग फैमिली कोर्ट्स में केसेस हैं वो भी क्रूशल स्टेज में होते हैं, कहीं कोई काउंसलिंग हो रही होती है, कहीं वो म्यूचुअल डिवोर्स के बीच में होता है, कहीं फिजिकल वायलेंस का मामला होता है, बयान रिकॉर्ड होने होते हैं, वो सारे मामले अभी अटक गए हैं, बंद हो गया काम। तो कैसे ये महिला अपनी लड़ाई इस लॉकडाउन में कैसे लड़े, क्या करे, वो ऑप्शंस क्या उसके? प्रशांत जी, जैसे आप अगर एक प्रोसीजर देखें तो जब भी हम कोर्ट को भी अप्रोच करते हैं बाद में, तो कोर्ट का पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर आप बेसिक मीडिएशन या काउंसलिंग के थ्रू हस्बैंड को समझा पाए, या हस्बैंड या वाइफ के बीच में काउंसलिंग के थ्रू जो डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर अप कर पाए, या हस्बैंड को उसके लीगल रिपरकशंस को समझा पाए कि अगर आप मारपीट करते हैं, किसी तरह का औरत वायलेंस फेस करती है, तो उसके लीगल रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। तो अभी जितने वक्त तक हम कोर्ट को आगे अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो अपॉइंट होते हैं अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या जो एनजीओस के थ्रू या एनसीडब्ल्यू के थ्रू हम काउंसलिंग सेशंस की जो मैंने बात करी है, उस पे हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिसमें हम एक औरत को एक इंश्योर कराएं, क्योंकि कि आपके साथ हम हैं, हम आपके हस्बैंड को समझा रहे हैं, और उसको एक सिक्योरिटी इंश्योर कराए। इस टाइम जो बहुत बड़ा रोल है वो पुलिस का ज्यादा है। अगर पुलिस इस टाइम औरत को इतने टाइम तक, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, उसे ये इंश्योर करा सकती है कि आप सिक्योर है, आपको कुछ होगा नहीं, तो मुझे लगता है इस वक्त के लिए औरतों के लिए ये इतना डिफिकल्ट फेज नहीं होगा डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। वो आगे जाके इसको लीगली इन कोर्ट फाइट कर सकती हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हम कर सकते हैं वो हम काउंसलिंग को ज्यादा महत्व दे सकते हैं। ठीक, थैंक यू। एक शिवा का सवाल है, पूनम जी अगर आप बता पाए। वो कह रही हैं, पूछ रही हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में महिलाओं को फोकस करके और डोमेस्टिक वायलेंस को या दूसरे और मुद्दों को देखकर कोई फोकस एरिया उसका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में नहीं है, और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है सरकार की, जब जिस तरीके सरकार इमरजेंसी से डील कर रही है, तो जो टास्क फोर्स बने हैं, जो और चीजें हुई हैं, इमरजेंसी स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें महिलाओं का इशू जो है वो प्रोमिनेंटली नहीं दिखाई देता है। तो इसके बारे में क्या आपका व्यू है? अभी तक ये हुआ है कि जो डिजास्टर की हमारी परिभाषा थी वो ज्यादातर अर्थक्वेक और फ्लड्स के आसपास जुड़ी हुई है, उसमें उन मैन्यूअल्स में फिर भी जेंडर एलिमेंट्स आ गए। लेकिन आई थिंक जहां तक हेल्थ के डिजास्टर का सवाल है, हमने इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कुछ काम किया, और क्योंकि ये जो पूरा पेंडेमिक है और कहीं ना कहीं एक हेल्थ इमरजेंसी जो एक लेवल पे परसेप्शन में जानलेवा भी है, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे हेल्थ फोकस हो गया है। लेकिन उसके अंदर जो और इमरजेंसीज खड़ी हो रही हैं उसके ऊपर आई थिंक सरकारों को बहुत जल्दी से अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म रूरल लाइवलीहुड्स की हो। जैसे कि कल मैं एक सेमिनार में थी तो एक बहुत बड़ी चर्चा हुई कि माइग्रेंट्स अगर वापस नहीं आते हैं तो शहर ठप हो जाएंगे, बिकॉज माइग्रेंट्स जो है शहर जो है वो माइग्रेंट्स के आधार पे ही चलते हैं, चाहे वो हमारे होटल्स हो, चाहे वो हमारे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो हमारी सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे घर में काम करने वाले लोग। तो आई एम जस्ट सेइंग एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज है। मुझे आज भी ये लग रहा है कि मुझे नहीं पता सरकारें क्यों, अगर हम 1800 लोगों को हरिद्वार से जो फंसे हुए थे गुजरात में वापस लाए गए, कोटा के लिए 300 बसें चलाई गई, तो ये किसके लिए करा जा रहा है और किसके लिए नहीं करा जा रहा है, वो भी तो सवाल है। कि क्या हम इन लोगों को जो यहाँ पे भूखे बैठे हैं, जिनके पास कोई कागज नहीं है, उनके लिए क्या ये बसें नहीं जा सकती थी? और वो आज 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीना होने को आया,
and there is so much distress. तो आई वाज वेरी डिस्टर्ब कि जब 300 बसें कोटा के लिए चली तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही नाइंसाफी हुई। है कि ये जो माइग्रेंट विमेन वर्कर्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, कोई संस्था है सरकार की या नॉन गवर्नमेंट संस्था जो इस पर काम कर रही हो? आई थिंक काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली रीच कितना है? मैं अगर टीजीज के साथ आई थिंक साथी, आई पर्सनली नो कम से कम 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, लेकिन एक बहुत सीमित लेवल पे रीच है। वो सरकारों को उनके नाम भेज रही हैं, फिर कुछ होता नहीं है सरकार के या वो जा नहीं पाते हैं। तो एक बहुत सारी मोबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर बन गया है। और कहीं कहीं पे सरकारें उनको आज से यहाँ अपने जहाँ रह रहे हैं उससे 5 किलोमीटर दूर खाना खाने के लिए जाने के लिए कह रही है। वो 5 किलोमीटर दूर जाता है, एक थोड़ा सा खाना खाता है और फिर वापस जा रहे हैं, वहां पे वापस आते हैं, रात को फिर वापस जाते हैं। उसी तरह से ट्रांसजेंडर्स अपने आप में उनकी तो कोई वो नहीं है। तो मोबिलिटी के बहुत बड़े इश्यूज हैं, रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज हैं और आउटरीच के इश्यूज हैं। तो अल्टीमेटली सरकार की ही आउटरीच को इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्थ के साथ भी जुड़ा हुआ है। और आज की तारीख में बहुत सारे सामान्य लोग जो अर्थक्वेक या डिजास्टर में, फ्लड्स में काम कर पाते थे, वो आज हम नहीं कर पा रहे। हमारे काउंसलर्स फोन पे काउंसलिंग कर पा रहे हैं, वो जा तो नहीं पा रहे। मेरा एक सवाल प्रोफेसर विद्या से है, खासकर जो शहरी मध्य वर्ग या शहरी वर्किंग वुमेन है उनके लिए। और ये एकदम नई सिचुएशन है और हम लोग सब अपने समाज को, अपने परिवारों को जानते हैं कि जो दफ्तर में काम करने वाली महिला भी होती है, वो भी आम तौर पे उसको बच्चे का टिफिन भी बनाना होता है स्कूल का, उसको बाकी घर का धोबी का हिसाब भी, आयरन का और घर की सफाई और सारा कुछ भी करना होता है, साथ में अपना काम भी करना होता है। अब वो लॉकडाउन में तो वो सारा का सारा, अब तो मेड भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। उसके अलावा ये और कैसे इश्यूज जो है इस पोस्ट लॉकडाउन जब होगा, तो क्या जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं या गवर्नमेंट है, तो क्या इस तरीके की पॉलिसीज कुछ कानून के जरिए, कुछ नीतियों के जरिए, कुछ किसी और काउंसलिंग के जरिए कुछ एक इनिशिएटिव होना चाहिए इस एरिया में भी कि ये जो सेक्टर है, जो बहुत प्रोडक्टिव सेक्टर है हमारा, उस प्रोडक्टिव सेक्टर में दुगना काम का बोझ अगर आप डाल देंगे तो हमारे पास जो बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है, आज देखिए कि जो महिलाएं हैं वो जहाज चला रही हैं, वो बैंक भी चला रही हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, हर क्षेत्र में हैं और वो अपने लीडिंग पोजीशंस में हैं। तो अगर आप उसके टैलेंट को टैप करना चाहते हैं तो उसका काम थोड़ा हल्का करें ना। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वर्किंग वीमेन जो है उनको दोहरा रोल निभाना पड़ता है, घर भी संभालना है, काम भी संभालना है, दोनों तरफ प्रेशर्स हैं। डेफिनेटली पॉलिसीज बननी चाहिए। मैं सिर्फ मैं क्रॉस सेक्शनल बात करूंगी, क्योंकि अगर मैं काम पे जा रही हूँ तो मेरे बच्चों को संभालने के लिए कोई एक डोमेस्टिक असिस्टेंस मेरे पास आ रहा है, लेकिन उसके भी बच्चे हैं जिनको संभालने के लिए कोई ना कोई है। तो दिस इज अ चेन, बट हम में से कोई इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। एंड डेफिनेटली अगर हमें थोड़ा कुछ एक सहूलियत मिलती है, कहीं से एक प्रेशर कम होता है, तो अनडाउटेडली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे ये लॉकडाउन के पीरियड में मैं देख रही हूँ, मेरे पास जो फैकल्टी काम कर रही है उसमें से मैक्सिमम फीमेल्स हैं, और मैं देख रही हूँ कि उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। इवन पोस्ट लॉकडाउन भी, मतलब या प्री लॉकडाउन भी, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि कई फीमेल्स ऐसी हैं जो कि वर्क पे जाना पसंद करती है, क्योंकि अगर वो घर पे रहती है तो शी इज टॉर्चर्ड।
by, you know, she's always been nagged by the family members or mother-in-law or something like that. So she prefers to go to her workplace where at least she can have some time for herself. तो ये पोस्ट लॉकडाउन भी होगा, क्योंकि इसके बाद और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इकोनॉमी सारी हिल चुकी है. तो it will take some time for the economy to come back to the normal level, और इसमें हम सबको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. बट एक अच्छी बात मुझे अभी लगती है कि लॉकडाउन में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख ली है जो अभी तक हम सबको लगता था कि इसके बिना तो काम चल नहीं सकता है. और मिनिमम जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसमें हम आराम से रह सकते हैं. तो इस पे हमें सबको विचार करना पड़ेगा. पॉलिसीज डेफिनेटली होनी चाहिए. वर्किंग वीमेन पर्टिकुलरली जब वो मैटरनल लीव लेती हैं या जब वो कैरिंग रहती है, बहुत इश्यूज होते हैं उनको, उसके लिए भी पॉलिसीज हैं. बट अगेन implementation of the law is again a very big question, so we need to deal with that. Can I come in? Yes ma'am. No, if you're finished. Yeah, sure, no issue. हाँ, please पूनम जी. मुझे एक जो बहुत बड़े पैमाने पे जो दिख रहा है और उसमें डर भी नहीं है, वो दिख ही रहा है. मतलब that is demon, वो राक्षस is in our houses, which is that women's share of unemployment will go down, because when economy goes down, who is the one who is then not the main income earner? Who's the one who's more, you know, who requires to be sit at home because they have multiple responsibilities, and so the बच्चे तो वही संभाल सकती है घर. The household can be looked after only by her, and so male employment will definitely take precedent over women's employment. And right now we are at 23. My guess is at another, I mean, I think we are going to go down that road. Yes. In a big way. And I think it's going to impact not just, I mean, it's going to impact every sector. Every sector. तो इसी के साथ ये सेशन और वेबिनार हम इसको कंक्लूड करते प्रशांत जी, हैं. मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स और रखना चाह रही थी, अगर 5 मिनट का वक्त हो तो. अच्छा, हाँ. कुछ 2-3 चीजें ये थी कि मैं चाह रही थी कि एक साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है इस पूरे सिनेरियो में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हमें जो नए बच्चे हैं या जो ऐसे नए लोग हैं जो साइकोलॉजी में पढ़ाई करके आ रहे हैं, जो इस फील्ड में हैं, उनको इन्वॉल्व करने का अपने साथ इस टाइम बहुत जरूरत है. क्योंकि औरतों में भी एक फ्रस्ट्रेशन है, एक मानसिक तौर पे उनको ह्यूमिलिएट करा जा रहा है. तो उससे उनसे बातचीत करने के लिए और उनके इस जो पूरा ये अभी पीरियड चल रहा है उसको, पूरे बिहेवियर को समझने के लिए हमें ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी है. दूसरा, अगर कुछ चीज जो इसमें हेल्प कर सकती है, अगर जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी, जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं या जिनके पास अभी पैसे का कमी है, उनको आप फाइनेंशियली हेल्प करने का कोशिश करें. कुछ मिनिमम वेज, मिनिमम इनकम के बारे में बात करें, कुछ पर मंथ उन लोगों को आप दें, तो शायद एक जो प्रॉब्लम उठ रहा है उसको वो थोड़ा बहुत कम होगा, एक फ्रस्ट्रेशन कम होगा, घर में लड़ाइयाँ कम होगी. और शायद ये जो समस्या चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये जो बढ़ रहा है इस वक्त, इससे हम थोड़ा बहुत शायद कमी आए. तीसरा ये कि जो इस टाइम लॉयर्स है उनके रोल को, उनको खुद को आगे आके अपने रोल को थोड़ा और क्रूशली लेना चाहिए. क्योंकि इस वक्त जो है, जो अगर वो ज्यादा से ज्यादा लेडीज के साथ एसोसिएट होंगे, वो उनसे बात करेंगे, उनको एक लीगल वे समझाएंगे, उनको लीगल प्रोसीजर समझाएंगे, एक लीगल काउंसलिंग करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं औरतों को उस टाइम मजबूती देगा. तो ये मैं कुछ 3-4 चीजें थी जो मैंने अपने आपके सामने रखी है. आई होप सब इस पे हम सब काम करेंगे. थैंक यू तीनों हमारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया. हालांकि ऐसा मुद्दा है कि इस पे बहुत अभी गुंजाइश है, बहुत से सवाल हैं, बहुत कुछ करने को है. लेकिन देखिए, जेंडर इशू पे बातें कम होती हैं और हर विषय पे जेंडर इशू पे बात होनी चाहिए. जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये कोविड-19 की लड़ाई में भी हर मोर्चे पे महिला है ना. पुलिस वाली भी महिला है,
वो अस्पताल में भी महिला काम कर रही है, हर जगह है, बैंकिंग सर्विसेज है, डॉक्टर विद्या सिंह है, वो घर से पढ़ा रही हैं, बहुत से टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो घर से बैठकर काम कर रही हैं। तो इस पर डिस्कोर्स हमारे यहाँ कम होता है, इस पर बातचीत कम होती है। ये पब्लिक डोमेन पे बातचीत होनी चाहिए। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर दूं ग्रीन पार्टी के बारे में कि हमारे इंडिया ग्रीन्स पार्टी के संविधान में एक बात है कि हमारा जो प्रेसिडेंट का जो रोटेशन है, तो अगला प्रेसिडेंट जो है वो अगले जेंडर का ही होता है, दूसरे जेंडर का ही होता है। तो वी कैन नॉट रिपीट द जेंडर ऑल्सो। तो जो अगर 2 टर्म प्रेसिडेंट रह गया उसके बाद वो तो प्रेसिडेंट का चुनाव भी नहीं कर सकता, लेकिन उस जेंडर का भी कोई उम्मीदवार नहीं है, ये हमारे संविधान में है। So we are equally, we equally view all 3 genders in our party system. और प्रोफेसर विद्या सिंह, पूनम कथुरिया, तमन्ना पंकज, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने अपना समय निकाला। सभी जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका ही बहुत बहुत शुक्रिया। और सुरेश नौटियाल, अनिता जी, ग्रीन पार्टी की तरफ से हमारे सहयोगी अपेक्षा वासुदेव, डॉक्टर अपेक्षा वासुदेव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अगले शनिवार को शाम को 5 बजे इसी वेबिनार के किसी और एक इशू पर, कोविड-19 से जुड़े किसी इशू पर नए एक्सपर्ट के साथ आप लोगों के सामने मुखातिब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you.